हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी सिंह। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक का, नए लेक्चर के साथ। जैसा कि आप जानते हो, इसके पिछले वीडियो में हमने गति के ग्राफीय निरूपण के बारे में बताया था। यानी कोई मूवमेंट पार्टिकल हो तो उसके लिए हमने ग्राफीय निरूपण बताया था। यहाँ तक कि जो ग्राफ हमने सीखा था वो एसटी ग्राफ, बीटी ग्राफ और एटी ग्राफ के बारे में चर्चा किया था। हम आशा करते हैं कि जो पिछला वीडियो है, जो इस ग्राफ से रिलेटेड हमने बनाया है, वो आपको समझ में आया होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम गति के समीकरण का निगमन करेंगे, या यूं कहो कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। यानी हम इसकी सहायता से हम गति के समीकरण को प्रूव करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, गति के मुख्य 3 समीकरण हैं, वो हम आज प्रूव करेंगे। या हम कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ध्यान से देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक कि क्लास 9 के भी बच्चे भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और क्लास 11 के भी बच्चे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। तो हम लोग पहला गति का समीकरण का निगमन करेंगे। यानी यूं कहो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम पहले प्रूफ करेंगे। तो हेडिंग बनाइए, यानी गति का प्रथम समीकरण, इसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा जो करेंगे हम, वो किस ग्राफ का यूज करेंगे या किस ग्राफ की मदद से क्या रिलेशनशिप लेंगे, क्या उसमें संबंध लेंगे, जिससे हम गति का प्रथम समीकरण प्रूफ कर सके। तो जो हम लेंगे वो वेग समय संबंध। यानी यूं कहो कि जो हम बीटी ग्राफ पढ़े थे, इसके पहले बीटी ग्राफ के बारे में चर्चा किए थे, उसी के कॉन्सेप्ट से हम गति का प्रथम समीकरण प्रूव करेंगे। या यूं कहो बीटी रिलेशनशिप, यानी बीटी, या यूं कहो कि वेग समय संबंध से। तो जैसा कि आप जानते हो, गति का प्रथम समीकरण वो हमेशा जब भी प्रूव किया गया है, तो जो बेसिक लॉजिक लिया गया है वो त्वरण की परिभाषा से ही लिया गया है, या तो यूं कहो कि त्वरण के कॉन्सेप्ट से ही उसको प्रूव किया गया है। तो हम बीटी रिलेशनशिप से लेंगे। तो जैसा कि ये ग्राफिक विधि से प्रूव करना है, तो हम ने जो हेडिंग बनाया है आज, विद द हेल्प ऑफ बीटी ग्राफ या यूं कहो बीटी रिलेशनशिप। तो एक्स एक्सिस को समय से बोध कराएंगे, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, और वाई एक्सिस को हम यानी बी से, या यूं कहो कि वाई एक्सिस जो है वो वेग है और टी एक्सिस समय है। तो अब मान लेते हैं कि कोई गतिमान वस्तु है जो नियत त्वरण ए से गतिमान है, जिसका t बराबर 0 समय पे उसका प्रारंभिक वेग u है, उसकी प्रारंभिक वेग u है। यानी t बराबर 0 समय पे उसके प्रारंभिक वेग u है, और t समय बाद उसका प्रारंभिक वेग
t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो मान लेते हैं कि t बराबर 0 समय पर उसका प्रारंभिक वेग ये u यानी उसकी पोजीशन ये है, और t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, जिसकी पोजीशन मान लेते हैं b है। यानी t समय बाद उसका अंतिम वेग b हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, b और u की पोजीशन को अलॉट करेंगे। यानी u कहो कि b की कहानी ये होगी और ये के रिस्पेक्ट में ये होगी। ये गतिमान वस्तु की पोजीशन है। यानी ये से ये अगर पॉइंट हम C दे दें तो ये पॉइंट C होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर बात किया जाए T के रिस्पेक्ट में, तो ये भी U ही होगा इसकी पोजीशन, और ये अगर ये B C D इसको मान लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो है पोजीशन वो गतिमान वस्तु की अंतिम वेग की है। तो C और D के बीच की दूरी क्या बनेगी, वो B माइनस यू ही बनेगी, B माइनस यू ही बनेगी। अब जैसा कि जानते हैं आप लोग, इसके पहले हमने चर्चा किया है कि BT ग्राफ में जो भी ग्राफ आएगा वो ग्राफ हमेशा त्वरण राशि को व्यक्त करती है, या यूं कहो कि गतिमान वस्तु के त्वरण को व्यक्त करती है। अतः हम कह सकते हैं जो ये सी है, या यूं कहो कि स्लोप ऑफ जो लाइन है, रेखा की जो ढाल है, वो त्वरण राशि को व्यक्त करती है। तो अगर हम त्वरण के डिफिनीशन से यहाँ कैलकुलेट करें तो गति का प्रथम समीकरण बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं, यानी त्वरण की परिभाषा से हम बात करेंगे, जो रेखा की ढाल होगी, यानी ये जो होगी वो रेखा की ढाल, यानी रेखा की ढाल, यूं कहो कि स्लोप ऑफ लाइन, जो रेखा की ढाल होगी वो त्वरण राशि को व्यक्त करेगी। या यूं कहो कि जो AC होगी, रेखा की ढाल यानी AC, वो त्वरण राशि को व्यक्त करेगी। अब त्वरण की परिभाषा क्या कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एक्सीलरेशन। तो अगर रेखा की ढाल निकाली जाए तो CD अपान AD होगा, यानी CD अपान AD होगा। अब CD की अगर बात करें कि CD की पोजीशन है कितनी, तो आप देख रहे होंगे T समय में उसका अंतिम वेग v था और T बराबर 0 समय पे उसका प्रारंभिक वेग u था। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है वो फाइनल वेलोसिटी की है, और यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है वो इनिशियल वेलोसिटी की है। तो बाकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो CD है। तो CD कैसे निकाला जा सकता है, यानी पूरी दूरी में से अगर ये दूरी माइनस कर दी जाए तो कितना मिलेगा, b माइनस यू। तो हम कह सकते हैं b माइनस यू अपान AD। तो देख रहे हैं आप 0 टू t, यहाँ t बराबर 0 लिया गया है, यानी t बराबर 0 से t समय। तो हम क्या कह सकते हैं, t माइनस 0। जैसा कि जानते हैं कि त्वरण की जो परिभाषा है कि वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, b माइनस यू अपान टी, ये हो गया त्वरण। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मिलेगा b माइनस यू बराबर ये टी, या यूं कहो कि b बराबर, इसको पक्षांतर किया जाए तो इधर माइनस है तो उधर जाएगा, ये प्लस होगा। अब आप देख रहे होंगे b बराबर u प्लस AT, यही तो गति का प्रथम समीकरण है, यानी यही समीकरण जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम कह सकते हैं
दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ। जैसा कि हमने बताया था कि गति के समीकरण का निगमन करेंगे तो पहला समीकरण ये हमारा प्रूफ हुआ। इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरे गति के समीकरण के लिए तो उसको भी बड़ी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। तो गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे तो हम यानी एसटी ग्राफ तो लिख सकते हैं कि एस टी रिलेशनशिप, इसकी मदद से हम गति का द्वितीय समीकरण प्रूव करेंगे। एस टी यानी कह सकते हैं कि दूरी समय संबंध से या स्थिति समय संबंध से। तो अब बात करें कैसे निकाला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जैसा कि हमने इसकी पिछली वीडियो में समझाया है कि जब भी इन ग्राफिकल में देखा जाएगा कि किसी गतिमान वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, तो हमने बताया था कि उस जो कर्व आए, जो ग्राफ आए, उससे टाइम के रिस्पेक्ट में कवर्ड एरिया पकड़ते हैं। तो अगर बात करें तो गतिमान वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग टाइम के रिस्पेक्ट में जितनी एरिया कवर करेगा वही उस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो हम कह सकते हैं कि आकृति जो बना है यहाँ, वो ये सी और ये अगर पॉइंट डी है, ये पॉइंट अगर ई मान लिया जाए तो हम कह सकते हैं वो ये सी ई वो का क्षेत्रफल, यानी इस ग्राफ द्वारा समय के साथ जितना क्षेत्रफल कवर किया है वही गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। यानी अगर बात करें तो ये एरिया होगी, यही एरिया जो होगी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो ये एरिया निकाला कैसे जाए? बहुत आसान है। आप देख रहे होंगे इस पूरे एरिया में यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी त्रिभुज बन रहा है, और नीचे आप जो देख रहे हो एक आयत बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी एरिया को दो खंडों में विभाजन करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आयत वो ये डी ई का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समकोण त्रिभुज ये डीसी का क्षेत्रफल। इस हिसाब से बड़ी आसानी से इसकी एरिया हम कवर कर सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते ही हैं छोटे छोटे क्लासों में, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आप देख रहे होंगे कि वो ये डीई में लंबाई क्या है, तो वो एडी है या यूं कहो कि वो ई है। तो हम लिख सकते हैं कि एडी इंटू जो चौड़ाई होगी वो ये लिख सकते हैं या ईडी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ वो ये लिखेंगे प्लस 1/2 आधार क्या बनेगा इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल यानी इस त्रिभुज का जो आधार बनेगा
वो एडी बनेगा, यानी एडी हाइट क्या होगी, इस समकोण त्रिभुज की जो लंब भुजा होती है वही इसकी हाइट होती है, यानी सी डी इसकी हाइट होगी। तो ये डी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चली गई दूरी है, यानी ये टी है, वो ये यानी वेग के रिस्पेक्ट में चली गई दूरी है, यानी यू है, प्लस हाफ ये डी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में टी इंटू सी डी, तो सी डी आपका बी माइनस यू है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, टी को यू से गुणा करेंगे तो यू टी प्लस हाफ टी बी माइनस यू, तो बी माइनस यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी ए टी ही होगा। जैसा कि आप जानते हो गत का प्रथम समीकरण चूंकि b बराबर u प्लस ए टी, बी माइनस यू बराबर ए टी, बस हमने यही काम किया है कि b माइनस यू की जगह पर ए टी रखा है, b माइनस यू की जगह पर ए टी रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा यू टी प्लस हाफ टी को ए टी से गुणा करेंगे तो ए टी स्क्वायर, और गतिमान बस द्वारा चली गई दूरी अगर s है तो हम s से लिखते आएंगे, s से यानी s। तो ये है आपका गत का द्वितीय समीकरण, यानी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ u गतिमान बस का प्रारंभिक वेग है, ये गतिमान बस का एक समान त्वरण है। तो ये रहा गत का द्वितीय समीकरण जो प्रूव हुआ। हम कह सकते हैं दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी प्रूव्ड। ये गत का दूसरा समीकरण रहा। इसी प्रकार हम गत का तीसरा समीकरण भी प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये गत का प्रथम समीकरण का प्रूविंग है, ये गत का द्वितीय समीकरण का प्रूविंग है। अब बचा है गत का तृतीय समीकरण यानी तीसरे समीकरण का प्रूफ, तो हम वो भी प्रूव करेंगे। यदि आपको समझ में आया है या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ, तो आइए हम देखते हैं गत का तीसरा समीकरण। गत का तीसरा समीकरण इस साइड में करेंगे जो आसानी से आपको समझ में भी आएगा। ध्यान से देखिए और समझिए। तो हेडिंग बनाएंगे हम गत का तीसरा समीकरण, यानी गत का तीसरा समीकरण, गत का तीसरा समीकरण, यानी गत का तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण जब प्रूफ करेंगे तो फिर रिलेशनशिप लेंगे। वो रिलेशनशिप होगा हमारा वेग तथा स्थिति संबंध से, या यूं कहो कि स्थिति वेग संबंध से, या यूं कह सकते हैं कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो ध्यान से देखिए। तो अब हम बात करेंगे गत का तीसरा समीकरण। बड़ी आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से प्रूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकाला जाए। तो ध्यान रहे इस बार रिलेशनशिप दूसरा है। पिछली बार रिलेशनशिप था ST यानी दूरी समय ग्राफ या दूरी समय से रिलेशनशिप से, या यूं कहो कि स्थिति समय संबंध से। तो अब बात करेंगे वेग और स्थिति के संबंध से कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, ऐसे सिचुएशन में गतिमान बल द्वारा चली गई दूरी होगी वो समलंब चतुर्भुज
यानी ट्रेपेजियम की एरिया पकड़ेंगे। कुल मिला के जब भी दूरी निकालना होगा तो आपको एरिया निकालना ही निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि आकृति जो आकृति लेंगे वो समलंब चतुर्भुज वो ये सी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की लंबी दूरी। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू लंबवत दूरी, यानी उस ट्रेपेजियम में, उस समलंब में जो उसकी लंबिक दूरी होगी वो देखेंगे। 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो अगर ये समलंब है तो ये भुजा यानी वो ये भुजा CD भुजा के समांतर है, तो इन्हीं का योग करना है। तो हम कह सकते हैं कि वो ये प्लस सी इंटू लंबिक दूरी। तो आप देख रहे होंगे इस फिगर को, इस तरीके से देखिए, तो इसकी लंबिक जो दूरी होगी वो AD होगी, यानी AD। अब हम विथ पोजीशन के हिसाब से रखेंगे, तो वो ये मतलब बस की प्रारंभिक वेग यानी u प्लस CE बस की ये फाइनल पोजीशन है यानी फाइनल वेलोसिटी है, तो B हो गया इंटू AD यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी ये समय है, तो AD की जब पोजीशन अलॉट करेंगे तो समय के रिस्पेक्ट में चलेगा, तो ये T हो गया। अब गतिमान बस द्वारा चली गई दूरी अगर S है तो S बराबर इतना, या यूं कहो कि S बराबर 1/2, इसको B प्लस U भी लिखा जा सकता है, यानी U प्लस B लिखो या B प्लस U लिखो, और T को क्या लिख सकते हो, B माइनस U अपान ये। जैसा कि आप जानते हो, चूंकि B माइनस U बराबर AT, तो B माइनस U अपान ये इज इक्वल टू T। बस हमने इसी का यूज किया है कि T के जगह पर B माइनस U बाई ए रखा है, जो गत के प्रथम समीकरण से जब निकालेंगे तो ये बनेगा T की वैल्यू, तो T की वैल्यू हमने रख दिया B माइनस U अपान ये। अब देखिए आप ध्यान से, 2 को ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2a बचा कितना, B प्लस U और B माइनस U, ये यस है, कैंची गुणा कर दीजिए तो ये बन गया 2as इज इक्वल टू B प्लस U और B माइनस U। जैसा कि देख रहे हैं ये प्लस B ये माइनस B का पैटर्न है, अतः ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला जो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ये प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस बी, यानी बी प्लस यू, बी माइनस यू को हम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम जब पक्षांतर करेंगे तो इम्प्लाई दैट कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन देख रहे हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, यही गत का तीसरा समीकरण है। तो हम कह सकते हैं दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी प्रूव्ड यानी सिद्ध हुआ। तो ये रहा आज का टॉपिक, ग्राफीय विधि से गत के समीकरण का निगमन। हम आशा करते हैं आपकी ये समझ में आया होगा। ये गत के तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए। पहला समीकरण यानी जैसे इसके पहले b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण
बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रहा इसका प्रूविंग। हम आशा करते हैं आपके समझ में ये आया होगा। अब बात करें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो भी बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं। जैसा कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे, उसके पहले आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हाँ, आइए देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो इसी से रिलेटेड है, वो कैसे निकाला जाए, किस हिसाब से सॉल्व किया जाए। तो आइए देखते हैं। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ग्राफ से देखिए, ये T है और ये B है, ये इनका ओरिजिन पॉइंट। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, ये BT ग्राफ की बात होगी। मान लेते हैं कोई गतिमान वस्तु चला और फिर ये बैक बाउंस किया। तो मान लेते हैं कि कोई गतिमान वस्तु t बराबर 0 से चलना प्रारंभ किया और उसका अंतिम वेग b हुआ, यानी ये पॉइंट पर उसका अंतिम वेग b हुआ। पुनः t बराबर यानी मान लेते हैं 5 सेकेंड, t बराबर यानी 5 सेकेंड। अगर ये कहा जाए कि कोई गतिमान वस्तु ये मूवमेंट कर रहा है, वो से ए गया, ए से बी तक है, तो इस दौरान उस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, कैसे निकाला जाए। तो ध्यान से देखिए, फिर से क्वेश्चन देखिए, इस आकृति को, इस चित्र को देखिए कि कोई गतिमान वस्तु वो से चलना प्रारंभ किया और जब ये पॉइंट पे पहुंचा तो उसका अंतिम वेग 12 मीटर पर सेकेंड था, यानी ये मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का ये एक्सिस है, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, यानी 12 मीटर पर सेकेंड है। पुनः वो ये से बी आया, उस दौरान उसको समय जो लगा वो 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि जब भी बी और टी के बीच जो भी ग्राफ होगा, उस ग्राफ से कवर्ड जो एरिया होगी उस गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी। या हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर फाइंड डिस्टेंस, यानी इस ग्राफ से या इस फिगर से हमको डिस्टेंस निकालना है कि कोई गतिमान वस्तु कितना दूरी तय किया। तो जैसा कि आप जानते ही हो, हिसाब से निकाला जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये बात किया जाए, नहीं, बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। देखो कैसे, तो हमने जैसे पहले बताया, यानी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर कैसे निकालोगे, त्रिभुज वो ये बी का क्षेत्रफल, वो ये बी का क्षेत्रफल, इसी हिसाब से निकालेंगे हम लोग। तो देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई,
में इसका क्षेत्रफल मिलेगा। तो ऐसे मिलेगा 1/2। आधार क्या है, वो 2b, यानी वो भी। हाइट क्या है इसकी, अगर यहाँ से लंब ड्रा कर दें तो मान लेते हैं ये m पॉइंट है, तो ये m, तो 1/2। वो भी क्या है 0 to 5, यानी 5 सेकेंड। ये m क्या है, जितना ये m होगा उतना, अगर ये पॉइंट C मान लें तो उतना वो C ही होगा, यानी ये m इज इक्वल टू OC। तो ये की जो पोजीशन होगी वो C की पोजीशन होगी, यानी OC ही AM के बराबर है। ऐसे सिचुएशन में C पर जब वो पार्टिकल पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड थी। तो AM की वैल्यू हम 12 लेंगे, 2 छक 12, यानी जो चली गई दूरी होगी 5 × 6 इज इक्वल टू 30, यानी गतिमान बस द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 30 मीटर होगी। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। अब अगर बात करें, हाँ, तो ये गतिमान बस द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन भी निकाला जा सकता है, क्योंकि वो से चला है मोमेंट पार्टिकल ये, और ये से चला है बी पे। तो इस समय हम देख रहे हैं कि जिस एक्सिस से चला उसी एक्सिस पे आया है, अर्थात उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक ही मानेंगे। ऐसे सिचुएशन में जो विस्थापन होगी, यानी विस्थापन जो होगी वो शून्य ही होगी, यानी शून्य ही होगी। तो इस तरीके से हम और भी अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे। अगली वीडियो में हम कुछ और भी सवाल लेके आएंगे। इसके साथ साथ आज जो हमने ग्राफीय विधि से गति का समीकरण का निगमन किया, अगला जो हमारा लेक्चर होगा गति के समीकरण का निगमन फिर करेंगे, लेकिन दूसरे मेथड से, या यूं कहो कि कैलकुलस मेथड से या कलन विधि से हम गति के समीकरण का निगमन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।